सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पहला पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का पहला प्रकरण नई और पुरानी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 1 को शुरू। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, और प्रत्येक देश के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कक्षा 6 में हमने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था। ये आरंभिक मानव से लेकर के और गुप्त वंश के शासकों तक, हर्षवर्धन तक पढ़ा था हमने। आज हम कक्षा 7 के अंदर इस पाठ्य पुस्तक के अंदर मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, और मध्यकाल है वो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना गया है। तो इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से परिवर्तन हुए और कौन कौन सी घटनाएं घटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय के अंदर हम इन 1000 वर्षों के दौरान जो जो परिवर्तन हुए उनकी पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 मानचित्र। ये देखिए, ये आपको पहला मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो ये देखिए कि इसमें ये दिखाया है, इस तरह से ये भारत दिखाया है, और ये यहाँ पर श्रीलंका दिखाया गया है। तो ये तो हुआ इस 12वीं सदी के आरंभ में बना हुआ है। तो 12वीं सदी का मतलब हुआ कि सन 1101 से जो 1200 का समय है, यानी 100 वर्षों का समय सदी कहलाता है। तो 12वीं सदी, तो 1101 से 1200 के मध्य का जो समय है वो 12वीं सदी होता है। और उस समय ये दुनिया के हिस्से का एक छोटा सा आपको हिस्सा दिखाया गया है। ऐसा ही एक मानचित्र और है, ये देखिए, ये है मानचित्र 2। ये 18वीं सदी के आरंभ में बना हुआ है। अब देखिए 18वीं सदी यानी 100 वर्षों का समय, तो वही 1701 से 1800 का जो समय है वो क्या कहलाएगा, 18वीं सदी। तो 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले, इसके अनुसार एटलस नूवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप दिखाया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के नक्शे से ये काफ़ी मिलता जुलता है। ये देखिए कि ये दक्षिण भारत दिखाया गया है, और इसमें यहाँ पर ये श्रीलंका दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इन दोनों मानचित्रों के बारे में, कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यानी जो हमने मानचित्र 1 देखा था वो पूरी दुनिया के बहुत बड़े मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दिखाता है। और मानचित्र 2 जो हमने देखा वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। तो लगभग 600 वर्ष के बाद 600 वर्षों बाद ये मानचित्र बनाया गया था। तो मानचित्रकार उसे कहते हैं जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के हैं दोनों ही, मगर दोनों को जब आप ध्यान से देखोगे तो उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और जो श्रीलंका का द्वीप है वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है। तो ये देखिए, दोबारा देखते हैं मानचित्र 1। ये देखिए, अगर आज हम भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र देखते हैं तो हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर होता है, और जबकि ये मानचित्र है इसमें दक्षिण भारत को तो ऊपर दिखाया है और श्रीलंका उसके ऊपर दिखाया गया है, जबकि हमारा इस तरह से भारत बनता है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो इस चित्र में ये इसका अपोजिट दिखाया गया है।
इसके बाद देखिए कि जगहों के नाम, इस मानचित्र में जो जगहों के नाम है वो अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है और इस 600 वर्षों के समय में, इस अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं हैं वो काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर जो तटीय इलाके हैं उनके बारीक ब्यौरे देखकर हमें आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो इन व्यापारियों के बारे में, इन यात्रियों के बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है कि लेकिन जब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है और इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये मानचित्र 2 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि इसके जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाका मतलब जो समुद्र के पास किनारा होता है और समुद्र के किनारे को हम तट कहते हैं, तो उसका आसपास का जो स्थान है तटीय इलाका होता है। तो जैसे ये यहाँ पर ये सारा समुद्र है और ये समुद्र का किनारा है, तो इसे तटीय इलाका है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्यौरे कितने दिखाई दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में जब हम नज़र डालते हैं तो जो अंदर वाले हिस्से हैं ये, यहाँ पर इतने ब्यौरे नहीं हैं जितने कि इन तटीय इलाकों में हैं। मानचित्र 2 पर उपमहाद्वीप के इन भीतरी इलाकों में, अंदर वाले इलाकों में इतने ब्यौरे नहीं हैं। इसका कारण यह है कि जो यह मानचित्र है वो यूरोपीय नाविक और व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था और वे भारत के इन आंतरिक स्थानों में नहीं जाते थे और वे तटीय क्षेत्रों में ही इन लोगों के साथ यहाँ पर व्यापार करते थे। इसीलिए तटीय क्षेत्रों के ब्यौरे और बारीकी का जो स्तर है वो इस मानचित्र में हमें अधिक दिखाई देता है। इसके बाद आगे देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए जो मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक युग की फ़ारसी से बहुत भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो देखिए कैसे, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में जानते हैं। यानी अगर आज हम हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भारत का मतलब आता है। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित स्थानों से, उन इलाकों से था जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित हैं। तो उनके लिए बस वो इतना सा कुछ क्षेत्र ही हिंदुस्तान कहलाता था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका पहले पूरे भारत पर तो अधिकार नहीं था, तो जो जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे उन्हें उन्होंने हिंदुस्तान कहा। फिर धीरे धीरे जो सल्तनत का प्रसार हुआ, सल्तनत बढ़ती गई और सल्तनत के प्रसार के साथ साथ
इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है उसके अंदर दक्षिण भारत का कभी भी समावेश नहीं हुआ। यानी जो दक्षिण भारत है उसे हिंदुस्तान के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हुआ था, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत को हिंदुस्तान नहीं माना गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ की निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अब देखिए 16वीं सदी के आरंभ में, यानी वही 1501 से 1600 का समय है, वो 16वीं सदी है। और बाबर, तो देखिए जो बाबर है ये मुग़ल शासक था और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। तो 1526 में पहली बार बाबर का और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। और इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन के लिए, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया। तो यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के समान ही दिखाई देता है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ एक प्रश्न है कि क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं। हाँ, तो देखिए हमने कक्षा 6 में जन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले इसे एक विशेष समुदाय के रूप में जाना जाता था। फिर यही जन शब्द है वो जनपद बनकर भूमि के लिए उपयोग किया जाने लगा, तो जनपदों के रूप में महाजनपद बने। फिर अब जो आधुनिक अर्थ लेते हैं हम, तो इस जन का मतलब होता है जनसंख्या। और ऐसे ही एक शब्द और है विदेशी। तो चलिए हम इसी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज का या उस संस्कृति का हिस्सा ना हो, वो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब देखिए कि इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। पिछले साल से मतलब कि कक्षा 6 में आपने गुप्त वंश के शासकों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे थे।
तो नीचे देखिए कि आपको यहाँ दो प्रसंग दिखाई दे रहे हैं कि कागज़ का मूल्य, और इन दोनों प्रसंगों की हमें तुलना करनी है। तो पहला देखिए कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। प्रतिलिपि मतलब उसकी एक कॉपी, नकल। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा प्रसंग देखिए कि एक सदी के बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। अब देखिए इन्हीं दोनों प्रसंगों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि बताइए कि कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में। तो देखिए कि 13वीं सदी में जो है कागज़ वो अधिक महंगा था, क्योंकि उस व्यक्ति को कागज़ नहीं मिला तो उसने एक पुरानी पांडुलिपि को धो डाला और उसे सुखाया और फिर उसका दोबारा से इस्तेमाल किया। और 14वीं शताब्दी में हम ये कह सकते हैं कि कागज़ है वो कम महंगा था, क्योंकि उसने हमें दुकानदार ने वो जो वस्तु है कागज़ में लपेट कर दी थी, यानी कि कागज़ आसानी से उपलब्ध था। अब देखिए इसके आगे हम बात कर रहे थे स्रोतों के बारे में। तो इस समय के दौरान कागज़ क्या है, क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक जन यानी कि राजा, मठ तथा मंदिर और पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब देखिए कि अभिलेखागार क्या होते हैं। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जितने भी ब्यौरे हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग है वो कठिन होता है, क्योंकि उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं। इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर छापे खाने होते तो जैसे आजकल हम क्या है फ़ोटोकॉपी करवाते हैं कागज़ से, वो करवा लेते, लेकिन उस समय छापे खाने तो थे नहीं। तो जो लिपिक होते थे, लिखने वाले, वो हाथ से ही इन पांडुलिपियों की नकल बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, यानी आपने उसकी कॉपी लेकर और काम किया है, तो आप जानते होंगे कि यह काम इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है, और फलस्वरूप आपके लिखे हुए में और मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन अंतर आ ही जाते हैं। तो ये देखिए नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है और इसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि ये पांडुलिपि है और वो उसको देख करके उसकी नकल कर रहा है। और इस चित्र का आकार है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटा सा चित्र है। और इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की उनकी स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। और ये चित्र इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने भी लगे थे। इसके बाद देखिए कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक चित्र जो कि अरबी और फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र 2 जो भी हमने देखा
लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि जो ऐसे बाईं ओर लिखी जाती थी, इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और जो शिकस्त लिपि है, जो इस तरह से दाईं से बाईं ओर चलती है, वो अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। अब देखिए कि हमने उदाहरण देखा था कि अगर आप अपने मित्र की एक उत्तर पुस्तिका लेते हैं और उसके गृह कार्य करते हैं तो उसमें लिखावट समझ न आने के कारण कई बार अंतर आ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते हुए चलते थे। कहीं कोई शब्द या कहीं कोई वाक्य, उनमें अंतर आ जाता था और सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। अब इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। और कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी 1358 में। किन्होंने 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं ये जियाउद्दीन बर्नी, और इन्होंने अपना वृत्तांत 2 बार लिखा, पहली बार 1356 में और फिर 1358 में, और दोनों में ही अंतर आया। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। तो देखिए, लगभग 600 सालों तक इतिहासकारों को पहले वृत्तांत की जानकारी ही बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो उनका यह वृत्तांत था वो पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो इस तरह से जब इतिहासकार इन स्रोतों को देखते हैं, अलग अलग पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां देखते हैं, तो इन प्रतिलिपियों में अंतर होता है और शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इससे इतिहासकारों को इतिहास जानने में, इतिहास का अध्ययन करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन 1000 वर्षों के दौरान कौन कौन से नए राजनीतिक समूह बने, इतिहासकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इन नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।